ड्रोन शॉट चाहिए तुमको? ड्रोन शॉट दिखाऊं? वो देखो ड्रोन शॉट आ रहा है। कैसा लगा ये ड्रोन शॉट? और ये देखो ड्रोन शॉट, और ये हमारे पास और ये पूरा खेत दिखा देते हैं हम, हैं आप देख, इधर पूरे गन्ने के खेत है, चारों तरफ हम गन्ने के खेत से एकदम लबालब घिरे हुए हैं। क्यों मोहित हैं? मतलब चारों तरफ मिठास ही मिठास, मिठास और अभी तो हम लोगों ने यार गन्ना चुराया है। कितनी बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। तुमने गन्ना क्यों नहीं खाया? मेरे दांत एक्चुअली थोड़े कमजोर हो गए हैं। तुम्हारे दांत कमजोर हो गए? कमजोर हो गए। इसके दांत, इसके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। ज्यादा मेहनत करते करते कभी-कभी दांत कमजोर हो जाते हैं। दांत कमजोर हो जाते हैं। इसके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, इसके टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए। तुम्हारे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत, हमारे साथ हैं प्रज्ञा मिश्रा, हमारे साथ हैं मोहित, हमारे साथ हैं हमारे कैमरा पर्सन अवधेश और हमारे साथ हैं हमारे हैवी ड्राइवर रोहित यादव। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने क्या देखा, प्रज्ञा की टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कौन आगे कौन पीछे। तो आज बहुत जल्दी से बात करेंगे, उलझाएंगे नहीं एक एक घंटे की डिबेट में लोगों की तरह, टीवी चैनलों की तरह। तो हमने शुरुआत की आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और पीछे कौन सा पड़ा था, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर और अभी गाजियाबाद जा रहे हैं, नोएडा की तरफ जा रहे हैं और हाँ मथुरा भी कवर करके आए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतने ज़िलों में हम लोगों ने क्या देखा, क्या पाया, इस बात की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। हमारी टीम से समाजवादी पार्टी की बीट देखते हैं मोहित से बात करेंगे। प्रज्ञा मिश्रा जी ऑल ओवर इंडिया देखती हैं, उत्तर प्रदेश की पत्रकार हैं, आप सब जानते ही होंगे। कोई सामने से कहता हुआ गया कि प्रज्ञा मैम खड़ी हैं। जमीन पर काम करने का यही वो होता है, लेकिन डाइवर्ट नहीं करेंगे, अभी भी डाइवर्ट नहीं करेंगे। प्रज्ञा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से क्या है माहौल? बहुत भयंकर काटने की टक्कर है। गठबंधन इस वक्त पर बहुत ज्यादा जो है लोगों के दिमाग में एकदम चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मामला हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक सबसे बड़ा मसला है हिंदू और मुसलमान का, और अगर नहीं हुआ तो फिर बीजेपी आएगी, बीजेपी आ सकती है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि बीजेपी आएगी, क्योंकि चुनाव का समय कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। तो हो सकता है हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो बीजेपी आ सकती है। अगर नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर हिंदू मुसलमान का फैक्टर चल गया तो बीजेपी आएगी, और अगर नहीं चला, क्योंकि इस वक्त पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन की सरकार आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, किसान, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। इन सब का असर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाँवों में सबसे ज्यादा है, और शहरों में भी ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगार लड़के लड़कियां घूम रहे हैं सड़क पर। मोहित जी। अगर जो मैं अपना ओपिनियन पोल दूं तो मैं कहूँगा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला, मैं कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम वाला हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है कि हिंदू मुसलमान। यहाँ की जो मैंने मुद्दे देखे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और किसानों की जो समस्याएं हैं वो सांड वाली, खेतों वाली, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। खैर, अगर फाइट की बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की फाइट है। चौधरी ये चौधरी जी अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है, इसका भी मुझे बहुत अच्छा असर देखने को मिला है कि अब हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से मुझे 20 दिखाई दे रही है, 20 दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ से निकल सकती है। अच्छा, एक बात ध्यान आ गई, तुमको अखिलेश यादव ने कल इंटरव्यू क्यों नहीं दिया वहाँ? एक्चुअली बुलंदशहर, मैं जवाब देता हूँ। जहांगीराबाद में हम लोग थे, अखिलेश यादव आ रहे थे और सामने हमारे प्रियंका गांधी थी। बहुत बड़ा चेहरा है वो प्रियंका गांधी। मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूँ। तो प्रियंका गांधी का इंटरव्यू तो ले आई? ले आए, अच्छी बात है। तो मेरी मैम ने लिया ना, मैम ने लिया, मैंने अखिलेश को क्यों नहीं लाया? क्योंकि टाइम वहाँ पर बहुत कम था। अखिलेश यादव प्रियंका जी के लिए बाहर निकले थे, लेकिन चाहते तो आपस में इतने करीब आ गए थे तो बैठकर बात भी कर सकते थे। बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा था अपनी वजह से। अखिलेश जी को उन्होंने इशारा किया था, कि हेलो हुआ था मोहित सर से। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। अखिलेश जी ने इशारा किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम करता हूँ। अच्छा, इस इशारे का तुम्हें कैसे पता चला? किया था उन्होंने मेरे कैमरे में। इशारा तो देखा, लेकिन ये बात का इशारा, ये तरंग दैर से पकड़ लेते हैं। ऐसे करने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि मुझे इंटरव्यू चाहिए, मैं अंदर आऊँ, तो उन्होंने किया था नेक्स्ट, मतलब कि ऐसे। अब कैसे किया था? मैं वो अपने रथ के अंदर थे, ऐसे तो ऐसे करा था। तो नहीं, ऐसे करने का मतलब ये भी होता है तुम हटो, पल्ले वाले को भेजो। नहीं, बात कोई था ही नहीं। कैमरा उस टाइम रोहित पकड़े हुए थे। रोहित से पूछो, हम दोनों के पीछे कोई और नहीं था। तो
मतलब साफ है कि उन्होंने हमसे ही कहा था। चलो मान गए, हम जानते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की बीट कवर करते हैं मोहित हमारे यहाँ 5 चैनलों में। तो समाजवादी पार्टी की बीट मोहित कवर करते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बीट तनु कवर करती हैं और प्रज्ञा जी ओवरऑल देखती हैं। जनता की बीट कवर करते हैं पहले प्रज्ञा जी, हाँ, जनता की बीट कवर करती हैं और परिचय तो हमने करा ही दिया। अच्छा, हम फिर से उसी मुद्दे पर वापस आ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा। तो मैं बताता हूं कि मैंने क्या देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने ये देखा कि पिछले 2017-2019 के चुनावों को अगर सामने रखकर देखें तो यहाँ की जनता बहुत मुखर हुई है। यहाँ की जनता बहुत ज्यादा बोल रही है, चढ़कर बोल रही है। और भारत जी, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, 2017 में जब मैं यहाँ का कवर करने के लिए आई थी चुनाव, और इसके पहले भी जब मैं कवर करने के लिए बीच में यार तुम ज्ञान देने लगा, यही बात तो हम भी कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ तो जब हम ज्ञान दे रहे हैं कैमरे पर दर्शकों को, इतना बड़ा ज्ञान बता रहे हैं कि उस समय पर जनता अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी। कभी कभी कहीं जाकर मिलती थी, वो लहर थी, अब वो लहर नहीं है। सही बात, अब वो डोज इतनी सही बात है। ये बात मैंने देखी कि अब जहाँ पर प्रज्ञा खड़ी, अब जहाँ पर जैसे खड़ी होती हैं वैसे ही कम से कम नहीं तो 100-200 लोग घेर लेते हैं तुरंत और अपनी कहने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी अंदर की पीड़ा बताने के लिए तैयार रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो समस्याएं तमाम सारी हैं। आप सब जानते हैं क्या समस्या है, गन्ना समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, किसान समस्या है, महंगाई समस्या है, जितनी समस्या, हर आदमी समस्या से घिरा हुआ, ऐसा नहीं, समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन उन बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण मौजूदा सरकार ने नहीं किया। तो इसी वजह से, हाँ, इसी वजह से जनता अपनी पीड़ा बताने के लिए तड़प उठ रही है। और यहाँ की राजनीति तय करेंगे किसान, धर्म और किसान, दो ही लोग तय करेंगे। और आप चाहे जो, ये किसकी गाड़ी जा रही है यार, अतुल प्रधान जी की, समाजवादी पार्टी, हाँ, ये भी चर्चित चेहरा है यहाँ का। अच्छा, खैर, अतुल प्रधान जी का, खैर, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा इस टॉपिक पे भी आना चाहिए, दूसरे पत्रकारों की तरह छोड़ नहीं देना चाहिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा, मैं बताता हूँ कौन हारेगा और कौन जीतेगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले चरण के अंदर किसान सरकार बनाएंगे, किसान हराएंगे और किसान जिताएंगे। और ये बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी फैसला आएगा वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसके हाथ में सरकार जा रही है या हाँ, सत्ता में ये बिल्कुल तय कर देगा। सत्ता की चाबी पहला चरण। अभी प्रज्ञा जी यहाँ पर गन्ने चुरा रही थी, हम लोग के आसपास मतलब गन्ने के ही खेत हैं और कुछ है नहीं इसके अलावा। तो प्रज्ञा जी भी गन्ने चुरा रही थी, तो एक दादा है जिनका खेत था, वो आके खड़े हुए। हालांकि इतना गन्ना आप देख रहे हैं लगा हुआ है, तो इसमें क्या चुराना क्या लेके जाना सब एक ही बात है। तो वो आए, उन्होंने पूछा कि कौन सी मीडिया से, तो उनको ये जानना था कि मोहित का माइक रखा हुआ था, उसमें लिखा था भारत एक सोच। तो वो भारत एक सोच का भारत देख के वो कोई और मीडिया समझ रहे थे, तो वो थोड़ा सा एक्शन में आने की कोशिश कर रहे थे, हल्का सा। हाँ, लेकिन तो भारत नाम से लोग चिढ़ते हैं यहाँ पे। भारत वो भारत नहीं, चैनल भारत, चैनल किसी भारत नाम से चिढ़ते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है। तो बताया कि प्रज्ञा मिश्रा है ये, तो बोले अच्छा यही प्रज्ञा है, हाँ यही प्रज्ञा है। तो वो खड़े होके सुन रहे थे, प्रज्ञा जी शूट कर रही थी, इनका अपना एक प्रोग्राम था, उसका थोड़ा सा शूट था, वो शूट कर रही थी। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ गठबंधन की लहर है उनके गांव में गठबंधन की लहर है, उनका गांव गठबंधन की तरफ ही जाएगा। ऐसे तमाम सारे किसानों के गांव हैं। अब बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चारा है कि वो किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान करके चुनाव को बचा सकते हैं। वो किसी भी डिबेट कर रहे हैं भरत जी, तो तमाम दिल्ली के पत्रकार, इधर-उधर के पत्रकारों का कहना कि क्या हो गया, सब ठीक है रोहित, ठीक है। तो सब दिख रहे हैं हम लोग कि अनाज जो सरकार दे रही है, राशन जो दे रही है मोहित, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकार जो कर रही है, लोगों को गाँव तक पहुँचा रही है। तो हम तो घूम कर आए हैं भरत जी, ये आप जनता को बताइए कि राशन इज नॉट, जो हम भी सोच रहे थे कि राशन इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, लोगों ने ये बताया कि राशन की बात बताते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने लगभग उत्तर प्रदेश काढ़ दिया है, जिसको बुंदेलखंड अभी नहीं काढ़ा है, बाकी लगभग उत्तर प्रदेश काढ़ दिया है इन द सेंस की घूम लिया है। तो इंजेक्शन की तरह भर लिया है बिल्कुल। हाँ, तो राशन का फैक्टर ये देखने को मिलता है कि गाँवों में
जिनके यहाँ 1-1, 2-2 बीघा, 1-1 बीघा या 10-10 बिस्वा खेत हैं, उनके लिए राशन कोई डायमंड, हीरा, कोई सोना, कोई तिजोरी से निकाला हुआ धन टाइप का नहीं है, या राशन कुछ मरने जीने का सवाल नहीं है, राशन जिंदा रहने का सवाल नहीं है गाँवों में। ठीक, अगर आप इधर बात करेंगे शहरों में, तो उसी राशन का मूल्य शहर में बढ़ जाता है। शहर का रहने वाला आदमी ये जानता है कि गेहूं कितने रुपए किलो मिलता है, चावल कितने रुपए किलो मिलता है, और उसकी जेब से पैसे जाते हैं वो अनाज लाने के लिए दुकान से। इस बात से फर्क पड़ता है, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि सरकार राशन दे रही है, और गांव के इंसान को फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार राशन दे रही है या नहीं दे रही है। उसको तो पहले से भी मिल रहा था। और अगर आपको कोरोना काल में राशन बढ़ के मिला। ठीक, अब ये किसी की तरफदारी की बात नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने देखा वो हम बता रहे हैं कि गाँव में राशन का बहुत ज्यादा असर नहीं है, शहरों में राशन का असर है, और शहरों में बीजेपी है। बिल्कुल, शहरों में बीजेपी है, गाँवों में बीजेपी कम है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले पंचायत चुनाव में हम लोगों ने ये बहुत कायदे से देखा कि पंचायत चुनाव में जब जनता ने वोटिंग की थी तो उसमें सपा की जीत हुई थी, समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। वो बात अलग है कि जिला पंचायत चुनावों में सत्ता का चुनाव होता है तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कितने जिला पंचायत सदस्य बनाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए। ठीक है, अब उन जिला पंचायत अध्यक्षों में कितने लोग हमारे सामने, हमारे आसपास के हैं जो समाजवादी पार्टी में अब तक थे, और वो रातों रात कट से जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से हो गए, ठप्पा मार दिया, ये तुम बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष हो। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के कंधे पर टिका हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुश्किल लग रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डरी हुई भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने, आपने एक बयान सुना, अमित शाह जी ने कहा कि हमने आजम खान को ऐसा कर दिया, हमने मुख्तार अंसारी को हमने ऐसा कर दिया, हमने फलाने को ऐसा कर दिया, ढिमकाने को ऐसा कर दिया। उसमें जितने नाम लिए अपराधियों के, सिर्फ मुसलमानों के। तो ये एक मैसेजिंग है, वो ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं एक हो जाओ, वो एक मैसेजिंग दे रहे हैं कि इतने इतने मुसलमान देखो हमारे आने के बाद ये अपराधी फला नाम के, फला टाइटल के जेल में हैं, अगर हम चले गए तो फिर ये बाहर आ जाएंगे। तो ये एक तरीके का डर दिखाने की कोशिश है कि हिंदुओं जाग जाओ। लेकिन हिंदू कितना जागेगा? 5 साल 10 साल हो गया, रतौंधी आने लगेगी हिंदू को, इतना जाग जाएगा है? सोना भी तो पड़ेगा कभी, कभी अपनी बात खीर खा के कभी ना कभी तो आराम करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज मुद्दे की बात करनी पड़ेगी ना, कब तक जागते रहो। मैंने अभी एक बात कही कि हिंदू मुसलमान का फैक्टर अगर नहीं चला तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये चुनाव का समय है, 6-7 दिन जो भी रह गए भरत जी, ये जो मैसेजिंग पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं लोगों तक कि मुसलमानों को हमने कंट्रोल में कर रखा है, एक जो बीजेपी की एक इनडायरेक्टली मैसेजिंग है हर तरफ से जो नजर आती है उनके बयानों में, तो उसका असर अगर हो गया तब तो फिर बीजेपी ठीक मतलब फायदा हो सकता है। बीजेपी को फायदा हो सकता है अगर उसका असर हुआ। ये मैसेजिंग नहीं पहुंची, लोगों को याद रहा कि कोरोना में सरकार की वजह से क्या क्या उसको झेलना पड़ा है, क्या बोलते हैं उसे, उनको गंगा याद रही, उनको रेती में दफन सब याद रहे, उनको ऑक्सीजन याद रहे, उनको अस्पताल याद रहे, उनको रेमडेसिविर याद रहे, उनको अगर किसान याद रहे, कील याद रहे, कांटे याद रहे, तार याद रहे, बैरिकेटिंग याद रही, पानी की बौछार याद रही, लाठियां याद रही, बेरोजगारों को भगाया जाना याद रहा, कुंदे से दरवाजा ठोकना याद रहा। तो अगर ये सब चीजें याद से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे बोला जाता है कि यूपी में मेमोरी जो है ना लोगों की 15 GB की होती है, मतलब 15 GB से ऊपर कुछ याद नहीं रहता। हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, मेरा मानना ये है कि यूपी में जो वोटिंग पड़ती है जाति धर्म पे पड़ जाती है या फिर पर्सनल प्रॉफिट और लॉस पे पड़ती है। मतलब पर्सनली किसको कितना फायदा हुआ है और पर्सनली किसको कितना नुकसान हुआ है उस पे पड़ जाती है वोटिंग। लोगों को ये जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी बनारस वाला मुद्दा था, 3 दिन बड़ा ट्रेंडिंग में था, लोगों ने लाठियां खाई, मतलब बच्चों ने जो बेरोजगार थे उन्होंने लाठियां खाई, और 3 दिन के बाद चौथे दिन मैंने क्या देखा, सब भूल गए, मतलब भूल गए। और किसान वाला मुद्दा था मैम, किसान जब तक धरने पे थे उन्होंने जो कानून था कृषि कानून वापस करवा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि उसका मतलब वो मुद्दा बिल्कुल खत्म ही हो गया। किसान 750 किसान मर गए, वो बात ही नहीं कोई करता। मतलब लोगों का ज्यादातर कहना है कि अच्छा हमने बिल वापस करवा दिया, अब ठीक है हम सुकून से घर में बैठे हैं, बस बाकी कोई काम नहीं। विपक्ष भी सर खोदता है, मैं बोलना चाहूंगा विपक्ष खोदता है। जब जैसे कि सिलेंडर 450 में कुछ में हुआ था
जब स्मृति ईरानी सर पे लेके नाची थी, मतलब वो उनका विरोध एक था, सॉलिड विरोध जिसको कहते हैं विरोध। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, वो विरोध नहीं करती उतना सॉलिड। मतलब एक दिन गए, अगर आपके ऊपर लाठीचार्ज हो गया तो अगले दिन जो है ना हम ये बात ठीक वैसे ही कह रहा है जैसे अभी हमें एक दादा मिले थे, वो ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल मंगवाकर धुलवाया था। और अखिलेश यादव ये मैसेज देने में बिल्कुल नाकाम रहे कि मैं एक पिछड़ा मुख्यमंत्री हूँ, क्या मैं अछूत था, क्या मैं अछूत था गंगा जल से जो मेरे घर को गंगा जल से धुलाया गया। नहीं, धर्म की बात उसने करी तो अभी हमको याद आ गया। और एक चीज और मैम, अगर मतलब गंगा जल से धुलवाया था, पिछड़ा था, हमें गंगा जल से धुलवाया था, ठीक है। उस टाइम कोरोना चल रहा था क्या सर? नहीं, कोरोना नहीं चल रहा। कोरोना नहीं चल रहा, गंगा जल कोरोना का इलाज है क्या? चलिए मैं चाहता हूँ कि कोरोना चल रहा था तो सैनिटाइजर से धुलवा देते, ठीक है, लेकिन जल से धुलवाने की क्या बात? नहीं, गंगा जल का इस्तेमाल हिंदू धर्म में तभी किया जाता है जब कोई चीज पवित्र करना हो। तो अखिलेश यादव ने 5 कालिदास मार्ग में रहकर 5 कालिदास मार्ग को अपवित्र कर दिया था क्या? लेकिन मैंने भी सुना, अखिलेश यादव मैसेजिंग देने में बिल्कुल फेल रहे किए हैं, लेकिन उनकी मैसेजिंग में मतलब ये है कि हम जो है ना वहाँ रहते थे, वो 5 काली बातों में, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक चीज ये भी कह सकते हो कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा इन सब चक्करों में पड़ते नहीं। हाँ, अखिलेश यादव इन सब चक्करों में बहुत ज्यादा पड़ते नहीं और बात अपने अगर भरत जी नहीं पढ़ते तो ये कभी कभी अखिलेश जी लाइट मोड में ही बात करते हैं, लेकिन चिलम पर एक व्यंग करते हैं अखिलेश जी। अगर वो इस तरह की बातों में नहीं पढ़ते तो इस तरह का व्यंग भी नहीं करते। इस तरह की बातों का मतलब है कि उनको समझ में आती है। इसका मतलब पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा हाँ, ये एक चिलम से ध्यान आ गई। अगर पढ़ते नहीं होते तो वो क्यों कहते कि दिवाली पर जो है वो धब्बे मिटा देना धुएं के? नहीं, तब याद वो दिलाते हैं, तभी इनको पढ़ना पड़ता है, वरना ये सब चीजों में नहीं पढ़ता। मतलब मेरा जो भी कहने का मतलब है, अखिलेश को मैंने बहुत करीब से अनुभव किया है, वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। जब सत्ता पक्ष की तरफ से अखिलेश को उंगली लगाई जाती है। अच्छा, एक चीज और अपना ब्लॉग है, कोई ऐसा नहीं है। देखो ब्लॉग है, कल ये गए प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लेने, मोस्ट बड़ा सस्पेंस हमने खुलने जा रहा है। हाँ, हमने कहा ए बेटा वो डिंकी ले आओ, जरा लाइट दे दो हम लोग को, लाइट दे दो, बीच में टहल डिंकी ले आओ। रोहित ऐसे बीच में क्यों टहल रहा है? ये खड़ा है। ये जैसे गाड़ी में ब्रेक बीच में मारते हैं वैसे ही बीच में ही टहल रहे हैं आके, आदत बन जाती है। बीच में गाड़ी घुसा देता है ना तुरंत। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष बहुत मजबूती से नहीं उठा पाया। अगर उठाता, जैसे अभी आपने गंगा जल वाली बात कही, वो इतना इमोशनल मुद्दा था भरत जी। अगर वो, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बहुत चलता है, जिस इमोशनल कनेक्शन से 2017 में बीजेपी की सरकार आज आई है, तो वो इमोशनल कनेक्शन अखिलेश जी पैदा कर सकते थे अगर वो उस चीज को उस तरीके से उठाते। का कांड बताएंगे, लेकिन ये एक चीज मोहित, एक चीज है, एक हमको मिला अभी जूता वाला प्रत्याशी, जो गले में जूता लटकाए हुए था, शिवसेना से था वो। लोग प्रज्ञा जी के पीछे पीछे भागते हैं, मैडम हमारा एक इंटरव्यू कर लीजिए, एक बार हमको जो है सामने दिखा दीजिए, एक बार ले आइए। लेकिन ये दिखाती उन्हीं को हैं जिनको जो वाजिब लोग होते हैं, जो असली लोग होते हैं, जो आम आदमी होते हैं वास्तव में, ये बात उन्हीं से करती हैं। ठीक, इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोग, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, 85 फोन आते हैं कि हमारा एक बार हमको, एक बार तुमको, एक बार, ठीक। लेकिन इनके साथ रहते रहते ये हम लोगों ने देखा कि जो लोग पीछे पड़े हैं उनके इंटरव्यू नहीं होते हैं, और ये जिसको गाड़ी से देख लेती हैं, रास्ते में देख लेती हैं, उनके पीछे भागते हुए जाती हैं। वो जूते वाले के पीछे यार कितना भागना पड़ा हम लोगों को। समथिंग मुझे लग रहा है 800 मीटर, 600 या 800 मीटर। हाँ, वो गाड़ी थोड़ा आगे निकल आई थी, वो भी थोड़ा आगे निकल गया था। लेकिन वो स्टोरी अच्छी थी भरत जी। हाँ, बढ़िया था, बढ़िया था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज भाई साहब यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान सरकार बनाएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू मुसलमान हुआ, बंटवारा हुआ, हिंदुत्व के चक्कर में लोग बटे, तो बीजेपी को अपर हैंड होगा। और अगर जो लहर चल रही है, जो मोमेंटम बना हुआ है, जो किसानों की नाराजगी हमको, आपको, सबको टीवी, रेडियो और मोबाइल और हर जगह दिखाई देता है, अगर ये मोमेंटम है तो यहाँ से गठबंधन आगे रहेगा, ये एकदम साफ है। और नाराजगी की जो बात है, छुपाने की कोई बात नहीं है, नाराजगी की जो बात है, नाराजगी की बात है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नाराजगी की बात एकदम खुली है, लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं। ये नाराजगी ईवीएम में जाके वोट में किधर जाएगी
वो आप 10 तारीख को देखिएगा। लोग नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 100 लोग होते हैं तो 100 में से 80 लोग नाराज होते हैं, 80 लोग शिकायत करते हैं, 80 लोग कैमरे पर बोलते हैं, ऑन कैमरा, कोई डरता भी नहीं है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में यही डिफरेंस देखा। पूर्वांचल में लोग कहने से बचते हैं, पीछे हटते हैं, ये बोलते हैं कि अरे तुमका जो जैका जितइयो वही का हमहू जितइबे, तुम जैका वोट दे हो वही हमहू वोट देबे। उन्होंने बोल दिया, बस हाँ, उन्होंने बोल दिया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी सबको चीरते फाड़ते हुए आगे आता है और कहता है कि फलाने ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बहुत ज़्यादा मुखर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश डेवलप्ड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितना गन्ना खड़ा हुआ है। ये गन्ने की एक फसल लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, और हमारे यहाँ पूर्वांचल में, मध्य यूपी में, बुंदेलखंड में 2-2, 3-3 फसलें हो जाती हैं। मटर बोया जाता है तो आलू भी बोया जाता है, फिर उसमें गेहूं भी लगा दिया जाता है, फिर केला लगाया जाता है तो उसके नीचे दूसरी फसलें लगा ली जाती हैं। लेकिन यहाँ का किसान संपन्न है, यहाँ के किसान के पास मशीनरी है, यहाँ के किसान के पास बड़े बड़े डेवलपमेंट की चीज़ें बड़ी बड़ी हैं। यहाँ का किसान खेत बोने में 4 दिन नहीं लगाता है। हमारे यहाँ मीन्स हमारा उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं लखनऊ के इर्द गिर्द पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में इतना ज़्यादा किसानों का विकास नहीं हुआ है, ना तो किसान इतना ज़्यादा मुखर है। प्रज्ञा जी कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात।